हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 7 प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो पता होना चाहिए ऊष्मा का स्थानांतरण। यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण से क्या मतलब है कि ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, ये देख सकते हैं, धात्विक पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण। तो क्या है ये? देखिए, हमने क्या किया, एक 15 सेंटीमीटर लंबा एल्यूमिनियम या लोहे की पट्टी ले लीजिए। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये धातु की पट्टी है, एल्यूमिनियम की या लोहे की। इस पर हमने 4 पिनों को मोम की मदद से इस पट्टी पर लगभग 2 सेंटीमीटर की समान दूरी पर चिपका दिया। ये देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 पिने हैं। हमने इसे मोम के मदद से इसके ऊपर चिपका दिया। 2-2 सेंटीमीटर की दूरी हमने रख ली। पट्टी को सुरक्षा पूर्वक स्टैंड पर लगाइए। हमने क्या किया, ये स्टैंड है, इस पर हमने इसको लगा दिया और 1 2 3 4 इन पिनों को नाम दे दिया। ठीक है, पट्टी के अंतिम छोर से दूर मोमबत्ती या स्प्रिंट रैम्प से गर्म कीजिए। अब क्या करेंगे, इस धातु की पट्टी को इस कैंडल से हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसकी हीट इस पर जाएगी, है ना, ये गर्म होगी, इसे हीट मिलेगी, इसे ऊष्मा मिलेगी, ये गर्म होगी। तो जब ये धीरे धीरे ये गर्म होगी तो ये मोम पिघलेगा, तो ये पिन गिरेगी। उसी तरह से फिर ये हीट यहाँ जाएगी, ये मोम पिघलेगा और ये पिन गिर जाएगी। फिर ठीक इसी प्रकार यहाँ से हीट इधर जाएगी, ये मोम पिघलेगा और ये पिन गिर जाएगी। उसके बाद हीट यहाँ से यहाँ जाएगी, मोम पिघलेगा और ये पिन भी गिर जाएगी। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर है सभी पिन एक साथ क्यों नहीं गिरती है? क्या आपको लगता है कि धातु की पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण उस सिरे से हो रहा है जहां से धातु की पट्टी को गर्म किया जा रहा है? हाँ भाई, वहीं से ही हुआ था, है ना, वहां पे हमने गर्म किया और उसी से ऊष्मा का स्थानांतरण स्टार्ट हुआ। जैसे ही ऊष्मा धातु की पट्टी के माध्यम से पिन तक पहुंचती है, वैसे ही मोम पिघल जाती है और उससे जुड़ी हुई पिन नीचे गिर जाती है। यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण पट्टी के गर्म छोर से ठंडे छोर की ओर होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो थी कैंडल गर्म थी, इसने इसे गर्म किया। अब ये तो ठंडी थी ना, तो गर्म से ठंडी जगह तक, ठंडे स्थान तक ऊष्मा गई। ठीक है, ऐसे ही हुआ है। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चालन कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे चालन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो कण गर्म हो जाते हैं, वे अपनी ऊष्मा को अपने से अगले कण को स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे पिन 1 ने पिन 2 को ऊष्मा दे दी, पिन 2 ने पिन 3 को दे दी। ठीक है, और यह प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ती रहती है, जबकि कण स्वयं अपने स्थान पर ही स्थिर रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पिन 1 गई थी उसके पास, पिन 1 कहीं नहीं गई, है ना। पिन 1 ने अपनी ऊष्मा पिन 2 को स्थानांतरित कर दी और पिन 2 ने पिन 3 को। ठीक है, कण अपनी जगह पर ही रहेंगे, लेकिन ऊष्मा स्थानांतरित होती रहेगी। इसको क्या कहते हैं? उसको चालन कहते हैं। आगे देखिए, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने में से सरलता से संचरित होने देते हैं, वो ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, जो अपने में से ऊष्मा को बहने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा के सुचालक। जैसे ये धातु की पट्टी थी, है ना, हमने लोहे की या एल्यूमिनियम की धातु की पट्टी ली थी, यानी कि लोहा, एल्यूमिनियम या धातुएं, ये ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं।
हम भोजन बनाने के लिए धातु से बने हुए बर्तनों का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि धातुएं भी ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए, इसे समझते हैं। हम जब खाना पकाते हैं तो आपने देखा होगा वो कोई ना कोई धातु से बने हुए बर्तन में ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या होगा, उसमें से ऊष्मा स्थानांतरित हो जाएगी, उसमें से क्या होगा, ऊष्मा प्रवाहित होगी। वो ऊष्मा के सुचालक हैं, वो अपने आप को गर्म करेंगे तभी तो खाना पकेगा, है ना। इसीलिए खाना पकाने के बर्तन धातु से बने बर्तन में बनाए जाते हैं, क्योंकि धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खाना बनाने के बर्तन, भोजन बनाने के बर्तन धातुओं से क्यों बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, और ऊष्मा की सुचालक होगी तो क्या होगा, वो ऊष्मा को प्रवाहित होने देगी, है ना, और बर्तन गर्म हो जाएंगे जिससे खाना बन सकेगा। दूसरा यहाँ पे है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? चालन प्रक्रिया के द्वारा। चालन प्रक्रिया क्या थी? वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहते हैं? चालन। और ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? चालन प्रक्रिया के द्वारा। अच्छा जी, अगर धातु की पट्टी के स्थान पर लकड़ी या कांच जैसे पदार्थ की पट्टी का उपयोग करते तो क्या तब भी पिन गिरते? तो पिन नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि कांच और लकड़ी क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। वो ऊष्मा को अपने अंदर से सरलता से संचरित नहीं होने देते, और ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने अंदर से संचरित नहीं होने देते, प्रवाहित नहीं होने देते, उनको क्या कहते हैं? ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। और मिट्टी और चीनी मिट्टी, ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक हैं। इसीलिए ऐसे कपों में रखी हुई चाय या कॉफी अधिक समय तक गर्म बनी रहती है। ठीक है, इसीलिए ऐसे कप में चाय रखते हैं ताकि क्या हो, वो बाहरी सतह से बाहर से ज़्यादा गर्म ना हो और अंदर से गर्म बनी रहे। ठीक है, क्योंकि वो अपने अंदर से ऊष्मा को संचरित नहीं होने देंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे, और वो गर्म रहेंगी। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम खुद को गर्म रखने के लिए क्या पहनते हैं? हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं? हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ना। तो इसकी वजह क्या है, हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? तो देखो, ऊनी कपड़े वायु को यानी हवा को अपने छिद्रों में फंसा लेते हैं, और जो हमारी हवा है, वायु है, वो ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। अब अगर ऊष्मा की कुचालक है तो क्या होगी? ये ऊष्मा के प्रवाह को रोक देगी। ठीक है, तो देखो, जब हम हमारे अंदर से हीट निकलती है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। अब हमने पहन लिए ऊनी कपड़े, तो क्या होगा, जो ऊन है, ऊन में फंसी हुई हवा है, ठीक है, वायु है, क्योंकि वो ऊष्मा की कुचालक है, ऊन में वो वायु फंस गई। अब वो जो वायु है वो ऊष्मा की कुचालक होने के कारण हमारे अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगी, और जिससे क्या होगा, हमें गर्मी का अनुभव होगा। ठीक है, और यही वजह है कि जब सर्दियां होती है तो एक मोटे कंबल की जगह पर अगर 2 पतले कंबल को हम लेंगे तो हमें सर्दी कम लगेगी, क्योंकि उन दोनों कंबल में वायु फंस जाती है, ज़्यादा वायु फंसेगी और अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऐसे घरों की बाहरी दीवारें खोखली ईंटों से बनाई जाती है। अब वो खोखली ईंटों से क्यों बनाई जाती है? क्योंकि खोखली ईंटों में जो वायु होती है, उसके अंदर जो वायु होती है, अब वायु क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। तो वो क्या करेगी, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा बनाए रखती है घर को। ठीक है, अच्छा, आपने जलती हुई लकड़ियों से ऊपर उठते हुए धुएं को तो देखा होगा। ये क्या है? तो हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखते हैं। देखिए,
यहाँ पर समान आकार के कागज़ के 2 कप लिए गए हैं। ये आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर ये सेम साइज़ के हैं कागज़ के कप। उन्हें समान लंबाई के 2 धागों की मदद से लकड़ी की छड़ के अंतिम छोर पर लटकाया गया है। ठीक है, ये लकड़ी है ऊपर ये, और यहाँ पर ये समान आकार के 2 कागज़ के कपों को धागों से लटकाया गया है। ठीक है, अब क्या किया, एक कप के नीचे जलती हुई मोमबत्ती को रख दिया। तो जब मोमबत्ती को रखेंगे तो क्या होगा, तो जिस कप के नीचे मोमबत्ती रखी थी वह ऊपर उठ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोमबत्ती की लो के आसपास की हवा गर्म हो जाती है। जैसे ही कप के अंदर की हवा गर्म होती है वह फैल जाती है और जगह ज़्यादा घेरती है। इसकी वजह से जब जगह ज़्यादा घिरेगी तो यह हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है। यही चीज़ आपने वायु के गर्म होने पर उसके फैल का अनुभव आपने गुब्बारे को धूप में रखकर कर सकते हैं। गुब्बारे में भरी हवा गर्म होने के बाद फैलती है और गुब्बारा बड़ा हो जाता है। और अगरबत्ती जलाने पर उसका धुआं ऊपर उठता है। धुआं गर्म गैसों और सूक्ष्म ठोस कणों का मिश्रण होता है जो किसी पदार्थ को जलाने पर निकलता है। जैसे ही यह आसपास की वायु से अधिक गर्म हो जाता है वैसे ही धुआं ऊपर उठने लगता है। तो ये गैसों में ये क्रिया क्या थी, संवहन। ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है या द्रव्यों में भी ऐसे ही होता है? तो देखो ये वाली एक्टिविटी दी हुई है। क्या ये देखो, जब जल से आधा भरा हुआ 500 ml का एक बीकर लेंगे हम। देखिए इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बीकर है, इस एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, इसमें एक बीकर में पानी रखा है। ठीक है, और नीचे मोमबत्ती से आग जलाती है। अब इसको हीट दी तो क्या होगा, पानी गर्म होकर हल्का हो जाएगा और ऊपर की ओर उठने लगेगा। और जो इसके साइड का पानी है वो भी ठंडा है, भारी है, और जैसे ही ये भी गर्म होगा तो ये भी ऊपर की ओर उठने लगेगा। और यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो जल के कणों की गति के द्वारा गर्म हो जाता है पूरा पानी, और ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। तो संवहन की क्रिया गैसों और द्रवों दोनों में होती है। अब देखो स्थल समीर और समुद्र समीर क्या है। देखिए ये जो समुद्र के किनारे जगह होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो समुद्र के पास की रेत है वो दिन के समय जो स्थल है वो गर्म हो जाता है और पानी ठंडा रहता है। तो हवा जो है समुद्र से जो जमीन की ओर आती है, स्थल की ओर आती है। ठीक है, तो इस क्रिया को समुद्र समीर कहते हैं। और रात में क्या होता है, रात में ये जमीन ठंडी हो जाती है और पानी गर्म हो जाता है। तो हवा इस स्थल से समुद्र की ओर जाती है और उस समीर को स्थल समीर कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका विकिरण। तो जिस प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण आग जैसी गर्म वस्तु से हमारे शरीर तक सीधा होता है उसे विकिरण कहते हैं। ठीक है, देखो सभी वस्तुओं में ऊष्मा का विकिरण होता है। आपने जरूर देखा होगा कि जब कोई गर्म बर्तन आग से दूर हटा देते हैं तो कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफेद और हल्के रंग के कपड़े हमें कंफर्टेबल होते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े। तो ऐसा क्यों? क्योंकि गर्म जो रंग, जो हल्के रंग हैं वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं और गहरे रंग उसको, गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए हमें गहरे रंग सर्दियों में पहनने अच्छे लगते हैं और हल्के रंग गर्मियों में। हम अपनी डेली लाइफ में इन चालन, संवहन और विकिरण को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बर्तन है, इसको हमने गैस पर गर्म किया तो नीचे से जो लो गई है, ठीक है, तो नीचे से लो और बर्तन के लो से बर्तन तक जो गर्मी गई है उसको हम चालन कहते हैं। अब ये पानी गर्म हो गया है, इसको हम संवहन कहेंगे। ठीक है, और लो और गर्म पात्र के, बर्तन के आसपास जिस गर्मी का अनुभव हो रहा है उसको विकिरण कहेंगे।
इस तरह से ऊष्मा 3 प्रकार से स्थानांतरित होती है, चालन, संवहन और विकिरण। एक आपका लास्ट टॉपिक है जल चक्र। देखो ये जल चक्र क्या है। प्रकृति में 3 अवस्थाओं में जल पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस में। ठोस रूप में हमें पर्वतों और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम के रूप में मिलता है। समुद्र, नदी और झीलों में पाया जाता है द्रव के रूप में, और जलवाष्प के रूप में हमें गैस के रूप में मिलता है। देखो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी है, नदी, झील, तालाब, समुद्र जिसमें भी पानी है, वाष्पन की क्रिया के द्वारा ये ऊपर जाएगा, ऊपर ये जम जाएगा, संघनन की क्रिया द्वारा बादल बन जाएगा। ठीक है, बादल से ये बारिश के रूप में, हिम के रूप में, ओलों के रूप में फिर से समुद्र, झील, तालाब इनमें आएगा। अच्छा एक चीज और, जब बादल से पानी हिम और ओलों के रूप में आता है, पृथ्वी पर पहुंचता है, इस क्रिया को वर्षण कहते हैं। तो वाष्पन की क्रिया के द्वारा ये ऊपर गया, संघनन की क्रिया हुई, फिर वर्षण की क्रिया द्वारा ये नीचे आया। इस तरह से पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया, और इस क्रिया को जल चक्र कहते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आपका ये अंतः संयंदन है। देखो ये क्या है, ये जलभृत आप देख रहे हो। देखो जब चट्टानों, भूमि से नीचे पानी रिसके जाता है, ठीक है, तो इसको अंतः संयंदन बोलते हैं। और जो अवसादों के छिद्रों, चट्टानों की दरारों से जल गिरता है, रिसता है, उसे भौमजल कहते हैं। और इससे भी नीचे जो गिरता है उसको जलभृत कहते हैं। ये देखिए, ये है सबसे नीचे, लेकिन ये असीमित नहीं है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती जल आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप भौमजल की अत्यधिक निकासी हुई है, और इसको वर्षा जल संग्रहण और पुनः भरण गड्ढों का उपयोग करके इसकी पूर्ति की जाती है। और आप ये देख रहे हैं हिम स्तूप। यहाँ पे क्या है, लद्दाख में लोग सर्दियों में हिम के स्तूप बनाकर जल का संरक्षण करते हैं। ये है हिम स्तूप। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।